किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिस खेत से दहखान को मैसर ना हो रोसी, इस खेत के गोशे गंदम को जला दो। पलायन हो रहा है सर बिहार में, सीमांचल में। अब ये कानून अगर बनेगा तो सीमांचल में 1.5 करोड़ लोग पलायन करते थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि तादाद बढ़ जाएगी, मगर भारत का गरीब देख रहा है, भूखा देख रहा है, उसका जवाब जरूर देगा। आपने मुझे एक अहम बिल पर बोलने का मौका दिया। सर, इस वतन अजीज के गरीब, बेरोजगार और भूखे लोग इस ऐवान में मौजूद बरसर इख्तिदार जमात के लोगों को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि शायर ने कहा कि भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर की लब पे जंबिश है, तदबीर दम तोड़ रही है। सर, इस तरह का एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे गरीबों को फ़ायदा होता था। आज वो कानून जो डिमांड ड्रिवन गारंटी था, इसको हुकूमत बदल कर एक मरकज़ी माविन स्कीम के तौर पर नाफिज करना चाहती है। सर, जब तक किसी पंचायत को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, उस पंचायत में काम नहीं होगा। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। सर, आप बताइए, मरकज़ी हुकूमत ये कैसे फैसला करेगी कि एक डिमांड ड्रिवन गारंटी को आप रियासत को बोलेंगे नॉर्मेटिव एलोकेशन कर दिया जाएगा, और अगर कोई रियासत उससे ज़्यादा अखराजात करती है तो फिर उनको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। मुतालिबा पर मोदी गारंटी को एक सप्लाई डिमांड प्रोग्राम पे तब्दील किया जा रहा है। सर, साल में 60 दिन ब्लैकआउट होगा, किसी को काम नहीं मिलेगा। इस ब्लैकआउट के 60 दिन के ब्लैकआउट से ख़वातीन को और जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कानून अगर बनेगा तो ज़मींदार खुशियाँ मनाएंगे और गरीब उस ज़मींदार के रहमो करम पर रहेगा। सर, आप बताइए, 90% जिसमें इजरत, मटीरियल लागत और इंतज़ामी अखराजात मरकज़ी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता था, आज 90 से 60% कर दिया गया और 40% रियासती हुकूमत पर यह बोझ डाल दिया गया। मकसद एक ही है कि उस कानून को कत्ल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। कौन सी ऐसी भारत में रियासत है जिसके पास पैसे है, बताइए आप। मार्च के महीने में हर रियासत अपना बजट बनाएगी, कौन सी रियासत के पास पैसा है? तो ये मालूम हो रहा है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है, गुर्बत का खात्मा नहीं करना चाहती। सर, आधार और डिजिटल निज़ाम, आप जानते हैं कि मजदूर की उंगलियों के निशानात नहीं मिलते क्योंकि वो गरीब इतनी मेहनत करता है कि उसके निशान मिट जाते हैं। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात होती है। सर, जुलाई 2025 में NSS की रिपोर्ट है कि बायोमेट्रिक से नुकसान हो रहा है। तो सर, मैं इस स्कीम के और इस कानून के खिलाफ हूं और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिस खेत से दहखान को मैसर ना हो रोसी, इस खेत के गोशे गंदम को जला दो। पलायन हो रहा है सर बिहार में, सीमांचल में। अब ये कानून अगर बनेगा तो सीमांचल में 1.5 करोड़ लोग पलायन करते थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि तादाद बढ़ जाएगी, मगर भारत का गरीब देख रहा है, भूखा देख रहा है, उसका जवाब जरूर देगा। थैंक यू सर। तो दोस्तों, सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को, किस तरीके से उन्होंने सदन में आज अपनी बात रखी। आप जानते हैं जी राम जी, जी हाँ, ये एक योजना का नाम है। बहुत सलीके से योजना का नाम चुना गया है। हालांकि इसका फुल फॉर्म अलग है जो आपने जान लिया होगा, लेकिन इसको बड़े सलीके से जोड़ा गया है। और आपको बता दें कि यह योजना जो है वो मनरेगा जो योजना है उसकी जगह पर इस योजना को अब सरकार जो है वो पेश करने वाली है। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी का नाम बस हटाना था और कुछ नई चीज़ों को जोड़ करके एक नया बिल, एक नया कानून जो है अब वो लाने का प्रयास हो रहा है देश के संसद भवन में। इस बिल को पेश कर दिया गया है। अब देखना यह है कि बिल पास होता है या नहीं होता है। क्या ये मामला जो है आगे JPC में जाता है, इस तरह की भी उम्मीदें हैं कि JPC में जा सकता है, इस तरह की मांग भी हो रही है। और असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए बताया कि कैसे इस बिल में बड़ी खामियां हैं और उन्होंने इस बिल की मुखालफत की है। आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले का जिक्र करते हुए ये भी बताया कि किस तरीके से सीमांचल से ही सिर्फ जो है लगभग 1.5 करोड़ लोग जो है वो आपको पलायन करते हैं। और जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की चीज़ें
देखने को मिल रही है। इस कानून को मुझे समझने में जहाँ तक बातें यानी कि ओवैसी साहब कहते हैं, जिस तरह से मैं इस कानून को समझ पा रहा हूँ, इस बिल को समझ पा रहा हूँ, आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा जो है पलायन वो देखने को मिल सकता है। आपको बताते चले, इसी देश में मनरेगा को लेकर के लगातार चर्चाएं होती रही है। आज से लगभग 11 साल पहले, 10 साल पहले देश के प्रधानमंत्री मनरेगा का मजाक बना रहे थे, लेकिन उन्होंने ही मनरेगा का नाम बदला। उनकी सरकार ने मनरेगा का नाम बदल करके जो महात्मा गांधी था, वहाँ महात्मा गांधी को हटा करके पूज्य बापू जी जोड़ दिया गया। और अब एक नई बिल पेश की गई है जिसका नाम जो है वो सीधे तौर पर जी राम जी करके रखा गया है। हालांकि इसका भी मामला रोज़गार से है, रोज़गार प्रदान करने का प्रयास होगा। 125 दिन 100 जगह चूँकि 100 दिन मनरेगा के तहत नौकरी मिलती है, तो इसमें 125 दिन नौकरी देने की बात सामने आई है। हालांकि इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। पहले ये था कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो राज्य सरकार है उन्हें पैसा मिलता था, अच्छा खासा पैसा मिलता था। यूँ कहा जा सकता है कि फुल फ्लेज्ड मनी जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सेंटर जो है अपना रेशियो बहुत कम करने जा रहा है। इस मामले में स्टेट को अपना पैसा देना होगा, और जैसे ही स्टेट अपना पैसा देगा तो इसमें दो चीज़ें आएगी। जब भी चुनाव वगैरह का मामला रहेगा तो ऐसे में मुमकिन है कि स्टेट जो है वो अचानक से आपको बजट बढ़ा सकता है, अचानक से लोड जो है स्टेट का बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और सवाल ये है कि जब आपके पास मनरेगा स्कीम था तो आपने उसी स्कीम में चीज़ों को आगे संशोधित करके आगे उसमें ही काम करना क्यों पसंद नहीं किया? क्यों नई चीज़ लाई गई? क्या ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नाम को ख़त्म किया जा सके? आपने देखा पहले नेहरू नेहरू नेहरू, और अब गांधी जी पर बात सामने आ गई है, ये बात लोग कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के इस स्पीच को, इस भाषण को सदन में आपने सुना, आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।